नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नाटककार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर। आज का जो विषय है ये तमाम प्रवक्ता की परीक्षाओं और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रश्न पत्र में यहाँ से आप देखेंगे कि 2-3 सवाल मिल जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको कि हम आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक के रूप में जानते हैं, उनको हम देखेंगे कि नाटक विधा में इनका क्या योगदान रहा है। अक्सर आप देखते हैं सवाल पूछा जाता है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। कई जगहों पे शिव प्रसाद सितारे हिंद का भी नाम आता है। तो आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु के तौर पर शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाना जाता है, लेकिन मोटे तौर पर हम देखें हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया जा सकता है। और इन पर काम करने वाले रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखा है। रामविलास शर्मा, जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर कई तरीके की किताबें लिखी हुई हैं, जिसमें कि एक भारतेंदु नाम से किताब है और एक है हिंदी नवजागरण और भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसमें भाषा को जोड़कर भी इन्होंने किस अध्ययन किया हुआ है। तो रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण से जोड़कर देखा है। उनके अनुसार इस नवजागरण का आरंभ सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जा सकता है। ये रामविलास शर्मा का मानना है, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत को लेकर काफी डिबेट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1843 ईस्वी से माना हुआ है। आगे चलकर इसका सरलीकरण करते हुए कुछ इतिहासकार आलोचकों ने इसको 1850 ईस्वी से माना हुआ है, जिसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम लिया जा सकता है। लेकिन यादगार तरीके से याद करने के लिए रामविलास शर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य या फिर आधुनिक काल की शुरुआत 1857 ईस्वी से मानने पर जोर दिया हुआ और इसको नाम दिया उन्होंने नवजागरण। नवजागरण का हिंदी लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा और खास तौर से हिंदी नाटक पर क्या प्रभाव पड़ा है, जब इस वीडियो लेक्चर को हम आगे पढ़ते जाएंगे तो और बातें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी आप अपने मन में हिंदी नवजागरण, नवजागरण, रामविलास शर्मा, नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे तथ्यों को रखिए। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु और उनके समकालीन लेखकों का संबंध सन 1857 ईस्वी से जोड़ा है। वे कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन लेखकों को 1857 से जोड़ने वाली दो प्रमुख चीजें हैं। पहली है राष्ट्रीय स्वाधीनता का उद्देश्य और दूसरा है अंग्रेजी राज के स्वरूप की पहचान। आप देखेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी हिंदी नवजागरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और यदि आप कहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उस सिलेबस में भी आप देखेंगे कि हिंदी नवजागरण से रिलेटेड कुछ न कुछ टॉपिक्स खासतौर से 1857 से जोड़ते हुए आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन लेखकों को सन 1857 से जोड़ा है और उनका तर्क है, पहला तर्क है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता का उद्देश्य था और दूसरा तर्क है कि अंग्रेजी राज के स्वरूप की पहचान करने की भी कोशिश उस समय के लेखकों ने की थी। 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर और अवध की बेगम हजरत महल की ओर से जो इश्तहार जारी किए गए थे उनमें दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह कि स्वतंत्रता सेनानी पूरे देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। दूसरा, उनका पक्का विश्वास था कि अंग्रेजी राज्य को खत्म किए बिना देश की आर्थिक प्रगति असंभव है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों में खासतौर से भारत दुर्दशा में या फिर अंधेर नगरी में इस आर्थिक प्रगति में जो बाधा उत्पन्न हुई है उसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, कि अंग्रेज राज या सुख सब भारी, आओ मिल रोवं भारत भाई, इस तरीके से आपने कोटेशन पढ़ा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वाधीनता आंदोलन यानी 1857 से जोड़ने का दो उद्देश्य रहा है। पहला उद्देश्य यह है कि स्वतंत्रता सेनानी पूरे देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे, और दूसरा था कि अंग्रेजी राज्य को खत्म किए बिना हम आर्थिक प्रगति नहीं कर सकते, जो कि असंभव है। इसलिए पहले अंग्रेजी राज हटाना पड़ेगा। भारतेंदु भी देश की आर्थिक दुर्गति के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्हें देश के औद्योगिकीकरण की भी चिंता है। वे देश की स्वाधीनता के भी समर्थक हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग की खास प्रवृत्ति में देशभक्ति और राजभक्ति को लेकर भी सवाल उठता है। कुछ आलोचकों का यह मानना है कि भारतेंदु में देशभक्ति भी दिखाई पड़ती है और दूसरी तरफ राजभक्ति भी दिखाई पड़ती है। देशभक्ति बनाम राजभक्ति यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है कि 1857 से जोड़ते हुए रामविलास शर्मा ने जहां एक तरफ देश को आजाद कराने की कोशिश देखते हैं भारतेंदु युग के लेखकों में, और दूसरा कि जब अंग्रेजी राज खत्म होगा तभी यहाँ की जो गरीबी है, बेरोजगारी है या फिर आर्थिक तंगी है वो खत्म होगी। ऐसा उस समय के लोगों का मानना था। और एक यहाँ पर उदाहरण दिया कि 1874 ईस्वी में भारतेंदु ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा था कि जिस प्रकार अमेरिका उपनिवेशित होकर स्वाधीन हुआ वैसे ही भारतवर्ष भी स्वाधीनता लाभ कर सकता है। ये बात उन्होंने कवि वचन सुधा 6 जुलाई 1874 ईस्वी में कही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने सुधार कर दिया कि 1874 है, लेकिन इस तथ्य को जहां से मैंने उठाया हुआ है हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से, वहीं से, क्योंकि मूल किताबों से हम आप सभी को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक गलती कर दिया है, 6 जुलाई 1974 लिख दिया है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जब 1874 ईस्वी में एक निबंध लिखते हैं कवि वचन सुधा में, उन्होंने भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है एक निबंध भी लिखा है जिसमें तमाम बातें हैं। तो अमेरिका का हवाला देते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका स्वाधीन हुआ वैसे ही भारतवर्ष भी स्वाधीन हो सकता है। यानी आप देख रहे हैं कि उस समय के जितने भी लेखक थे उनके लेखनी में, उनके रचना कर्म में एक तरफ देश को आजाद कराने की चिंता थी, दूसरे तरफ देश कैसे आर्थिक प्रगति करे, आर्थिक उन्नति करे, उसके बारे में भी चिंता थी। और ये चिंता उनके नाटकों में, उनके निबंधों में, उनके उपन्यासों में कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। भारतेंदु ने हिंदी गद्य की कई विधाओं को समृद्ध किया। सवाल भी पूछा जाता है कि फला फला विधा का जन्म किस काल में हुआ था, तो खासतौर से ज्यादातर उत्तर भारतेंदु युग से संबंधित है। भारतेंदु ने हिंदी गद्य की कई विधाओं को समृद्ध किया। यह तो निबंध, लेख, कहानी, उपन्यास और नाटक, इन सभी माध्यमों से उनके विचार और भावनाएं व्यक्त हुई। लेकिन नाटकों के क्षेत्र में उनका योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। देखा जाए तो भारतेंदु युग में एक से अधिक विधाओं ने जन्म लिया, लेकिन नाटक विधा में जो काम भारतेंदु युग और खासतौर से भारतेंदु ने किया वो ऐतिहासिक रूप में देखा जा सकता है। वे हिंदी नाटकों के वास्तविक उन्नायक हैं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नाटकों के वास्तविक उन्नायक के रूप में देखे जा सकते हैं। भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। यह नाटक हिंदी गद्य साहित्य को भारतेंदु की बहुत बड़ी देन है, और इन नाटकों को हम 3 वर्गों में रख कर देख सकते हैं: अनुदित नाटक, मौलिक नाटक और अपूर्ण नाटक। जब मैं नाटक पर आप सभी के लिए वीडियो लेक्चर तैयार करना शुरू किया तो सबसे पहला जो वीडियो इसीलिए बनाया था कि हिंदी नाटक का आप आसानी से अध्ययन कैसे करें, और पूरा मैंने फॉर्मेट आप सभी को बताया हुआ था कि शुरुआत में अनुदित और मौलिक नाटकों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति विशेष के आधार पर युगों का निर्धारण किया गया, फिर प्रवृत्ति के आधार पर, फिर समकालीन हिंदी नाटक में बहुत सारे नाटककार आ गए और अलग अलग विषय वस्तु पर लिखना शुरू किए। लेकिन भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे गए उनके केंद्र में ज्यादातर 2 ही बातें थी। पहली, देश को आजाद कराना है, और दूसरी कि देश आर्थिक प्रगति कैसे कर सके। तो इस क्रम में कुछ अनुदित नाटक लिखे गए, कुछ मौलिक नाटक लिखे गए, कुछ नाटक
अपूर्ण रह गए। साहित्य में आप देखेंगे कि कई रचनाएं ऐसी हैं जो कि अपूर्ण हैं और सवाल के रूप में परीक्षाओं में पूछी भी जाती रही। अनुदित नाटकों का ज्यादातर संबंध अंग्रेजी नाटकों से, बांग्ला के नाटकों से और संस्कृत के नाटकों से रहा है, जबकि मौलिक नाटक कोशिश की गई कि खड़ी बोली में इसको लिखा जाए। तो भारतेंदु युग के नाटकों को हम 3 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इन्हीं 3 वर्गों में नाटक लिखा है। उन्होंने अनुदित और मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की, जिनकी सूची इस प्रकार है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल कितने नाटक लिखे हुए हैं? 17 नाटक। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उसमें से कुछ मौलिक नाटक हैं और कुछ अनुदित नाटक हैं। मौलिक नाटक और अनुदित नाटक दोनों को मिलाकर 17 नाटक हैं। आगे जब मैं आपसे बात करूंगा प्रसाद जी के बारे में, तो इन्होंने कुल 12 नाटक ही लिखे हैं, लेकिन प्रसाद के ज्यादातर नाटक मौलिक नाटक में आते हैं। लेकिन हम जब भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 17 नाटक लिखे, लेकिन ज्यादातर उनके नाटक अनुदित और मौलिक दोनों मिलाकर रहे। अब हम एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे कि कौन से नाटक अनुदित हैं और कौन से नाटक मौलिक हैं। तो पहले हम बात करते हैं अनुदित नाटकों के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाट्य विधा दिया गया है, अनुदित कृति दी गई है और ये किस मूल कृति से ली गई है उसके बारे में बताया गया है और फिर मूल लेखक के बारे में बताया गया है। तो आपको इस चार्ट को अपने नोटबुक पर तैयार कर लेना चाहिए। कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी ज्यादातर तथ्यों को अपने दिमाग में और मन में स्क्रीन करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं पीडीएफ और स्क्रीनशॉट्स में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिलीट हो जाते हैं और आप ही के मोबाइल में से कहाँ गायब हो जाते हैं पता तक नहीं चलता है। इसलिए जो नोट्स आप बनाएंगे वहां ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं सारे तथ्य। तो अनुदित नाटक, अनुदित नाटकों में देखेंगे कि आप लगभग 6 नाटक हैं। ठीक है, 6 नाटक हैं जो कि अनुदित हैं। इसको नोट कर लीजिए। सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भले 17 नाटक लिखे हैं, लेकिन कितने अनुदित नाटक थे? तो नाटकों की संख्या है 6। यहां पर परीक्षाओं में देखेंगे कि अलग अलग ढंग से सवाल पूछ लिए जाते हैं। कई बार नाटक पूछ लिया जाता है किसका है, वो किस विधा में है, मूल कृति कौन कौन सी है, मूल लेखक कौन कौन से है। यूजीसी नेट के भी आप पेपर में देखेंगे कि सवाल पूछ लिया जाता है और प्रवक्ता की परीक्षाओं में भी इसी तरीके के सवाल रहते हैं, क्योंकि नाट्य विधाओं में भी क्या है, विविधता है, वेरिएशन है, इसलिए सवाल बनते हैं। जहां भी आप विविधता देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे, वहीं से सवाल बनते हैं। और आप सभी को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप उन परिवर्तनों को समझें। शुरुआत में अनुदित नाटकों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कई बार क्या होता है कि विधाओं को साहित्यकार सीखने की कोशिश करता है, उससे कुछ प्रभावित होता है तो लिखने का प्रयास करता है। तो भारतेंदु युग हिंदी नाटक में पहला युग है, तो इसीलिए अनुदित नाटक ज्यादातर रहे, क्योंकि नाटकों की जो ठोस परंपरा रही है वो संस्कृत की रही है। तो बहुत सारे नाटक आप देखेंगे कि संस्कृत से अनुदित मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला नाटक है विद्या सुंदर, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ, ये इसको नाटक के रूप में देखा जाता है। ये मूल कृति है चौर पंचाशिका और इसके मूल कवि हैं चौर कवि। लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जो विद्या सुंदर है चौर पंचाशिका वररुचि नाम से एक नाटककार है, उन्होंने लिखा और बाद में बांग्ला के नाटककार यतीन्द्र ठाकुर ने इसको लिखा है। और कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र सन 1865 ईस्वी के आसपास में बंगाल की यात्रा पर गए हुए थे और वहां पर उन्होंने यतीन्द्र ठाकुर के नाटक को देखा जिसका नाम विद्या सुंदर था। उसी को हिंदी में उन्होंने अनुवाद करने का प्रयास किया है। मतलब भारतेंदु ने यतीन्द्र ठाकुर के नाटक विद्या सुंदर का अनुवाद किया है। ठीक है, सन 1868 में। कहानी मैंने बताया कि 1865 के आसपास में वो बंगाल की यात्रा पर गए हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रचना से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद करना शुरू किया।
दूसरा जो अनुदित नाटक है पाखंड विडंबन, सन 1872 ईस्वी में। ये अगर नाट्य विधा के रूप में देखें तो रूपक है। पूछा जा सकता है सवाल कि पाखंड विडंबन इसमें से क्या है, नाटक है, रूपक है, व्यायोग है, सट्टक है। देखिए सवाल यहीं से विकल्प बन जाएंगे, और जब तक आप याद नहीं किए रहेंगे, समझे नहीं रहेंगे, तो ये प्रश्न आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो पाखंड विडंबन रूपक के तौर पर है, सन 1872 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रबोध चंद्रोदय नाम की रचना का अनुवाद किया गया पाखंड विडंबन नाम से, और इसके जो मूल लेखक हैं कृष्ण मिश्र हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है कि प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन है, तो कृष्ण मिश्र आपको ध्यान में रखना है। या फिर पूछा जा सकता है कि प्रबोध चंद्रोदय को ध्यान में रखते हुए या आधार बनाते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है, तो पाखंड विडंबन को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा नाटक है धनंजय विजय, जो कि 1873 ईस्वी में लिखा गया। यह नाट्य विधा में व्यायोग नाम से जाना जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था 10 रूपक की चर्चा की थी, ठीक है, उसी के ये सब प्रकार हैं। धनंजय विजय व्यायोग है और 1873 में इसका प्रकाशन हुआ। धनंजय विजय मूल कृति का नाम है, तो एकदम से हूबहू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उठा लिया है। इसको लिखा कौन है, कांचन कवि ने लिखा हुआ है। चौथा जो अनुदित नाटक है कर्पूर मंजरी, यह सट्टक है और 1875 ईस्वी में लिखा गया। कर्पूर मंजरी मूल कृति का नाम है और हूबहू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको लिख दिया। कर्पूर मंजरी राजशेखर, जिनको कि संस्कृत प्राकृत भाषा का कवि माना जाता है, उनकी रचना है। काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो कर्पूर मंजरी का नाम आ जाता है, ये वही राजशेखर है, ठीक है। तो इसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला नाटक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि नाटक विधा के रूप में ही है, 1878 ईस्वी में इसका लेखन हुआ। मुद्रा राक्षस मूल कृति का नाम है और लेखक हैं विशाख दत्त। भली भांति आप इतिहास की किताबों में मुद्रा राक्षस को कई बार पढ़े होंगे कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। आगे जो अनुवाद है छठा अनुवाद दुर्लभ बंधु, जो कि 1880 ईस्वी में लिखा गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम की रचना है, उसी का हिंदी में यानी खड़ी बोली में अनुवाद किया भारतेंदु हरिश्चंद्र दुर्लभ बंधु के नाम से, जो कि शेक्सपियर का नाटक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ज्यादातर यहाँ पर देखिए बंगला से अनुवाद किया इसका, फिर संस्कृत से अनुवाद हो गया, सब संस्कृत से अनुवाद है, इसके बाद आखिर में अंग्रेजी का है। तो इतना तो आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन भी नाटकों का अनुवाद किया है वो किन भाषाओं से हैं और वो किन मूल कृतियों से हैं और किन मूल लेखकों की कृतियां रही हैं जिनका कि उन्होंने अनुवाद किया है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने हाथ से नोटबुक पर लिख भी सकते हैं। तो अनुदित नाटकों की संख्या हमने बताई 6 है, ठीक है, और 6 वो कौन कौन से हैं और इनसे 36 तरीके के सवाल बन सकते हैं। अगर हम गणितीय हिसाब से देखें तो अलग अलग ढंग से सवाल बन सकते हैं। मेरे संकेतों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एक तो विधा के दृष्टिकोण से बन जाएगा, एक रचना के दृष्टिकोण से, एक प्रकाशन के दृष्टिकोण से, मूल कृति के दृष्टिकोण से, मूल लेखक के दृष्टिकोण से और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित मौलिक नाटकों के दृष्टिकोण से सवाल यहाँ पर बन सकते हैं, और भाषा के दृष्टिकोण से भी कि किन भाषाओं से अनुवाद किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों के ऊपर। मौलिक नाटक, मौलिक का मतलब है सृजनात्मक, जो कि ओरिजिनल नाटक होगा। सही मायने में देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के यही ओरिजिनल नाटक है, बाकी तो अनुदित हैं, किसी न किसी रचना और रचनाकार से प्रभावित हैं। लेकिन जो मौलिक नाटकों की हम बात कर रहे हैं तो इनकी संख्या लगभग 8 है, ठीक है, 8 है, जिसमें पहली रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, 1883 ईस्वी में लिखा। यह प्रहसन के तौर पर है। सवाल पूछा जा सकता है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाट्य विधा में किस तरीके का है, प्रहसन है, नाटक है, नाटिका है, भांड है, क्या है, तो तुरंत आप बता देंगे कि प्रहसन है। दूसरा मौलिक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, जो कि क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है और यह नाटक है। तीसरा मौलिक नाटक है
श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में लिखा गया नाटिका के रूप में। चौथा नाटक है विषस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी में, ठीक है, ये भाण के रूप में है। पांचवा है भारत जननी 1877 ईस्वी में, ये नाट्य गीत है। भारत दुर्दशा जो कि 1880 ईस्वी में लिखा गया, छठा मौलिक नाटक। और नाटक विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये नाट्य रासक है, और इस पे आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी इसको रखा गया है और तमाम परीक्षाओं में भारत दुर्दशा पूछा जाता है, प्रकाशन को लेकर पूछ लिया जाता है, रचना के लिए और किस विधा में इसके लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। नील देवी जो कि 1881 ईस्वी में लिखा गया, यह क्या है, ऐतिहासिक गीत रूपक है, ठीक है। तो नील देवी को ध्यान में रखना है 1881 में। और आखिर में जो इन्होंने लिखा अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में, यह प्रहसन के तौर पर है। इसको भी इंपॉर्टेंट करके आपको नोट करना है, क्योंकि ये भी आप छोटी कक्षाओं में और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौर भी पढ़े होंगे और परीक्षाओं में तो आता ही है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है उसमें भी काफी विविधता है, अगर उसके रूप की दृष्टिकोण से देखें तो, ठीक है। कुछ प्रहसन है, कुछ नाटक है, कुछ नाटिका है, भाण है, नाट्य गीत है, नाट्य रासक है, गीत रूप है और प्रहसन है। तो मुख्य रूप से दो प्रहसनों को तो आप एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है, अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों के मन में आ गया होगा कि 1883 ईस्वी में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति लिखा गया, तो पहले नंबर पे कैसे आ गया है, ठीक है। तो इसको हम क्रम के अनुसार पे नीचे कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि किताब में जो दिया गया है हुबहू मैंने वहीं से लिया हुआ है, इसमें छेड़छाड़ नहीं किया है, लेकिन कुछ चीजों को हमें सामंजस्य करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्रम के अनुसार भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है और विधागत भी पूछ लिया जाता है। जो भी चीजें हैं यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपूर्ण कृतियां कौन कौन सी रही हैं, जिसमें प्रेम जोगिनी नाम की जो रचना है सन 1875 में लिखा गया, इसको माना गया है कि ये अपूर्ण कृति है, नाटिका के रूप में है। दूसरा है सती प्रताप 1883 ईस्वी में लिखा गया, गीति रूपक के तौर पर है। फिर प्रवास नाटक 1868, नव मल्लिका, रत्नावली, मृच कटिकम, ये कुछ ऐसे नाटक रहे हैं या फिर नाटक कृतियां रही हैं जो कि अधूरी मानी गई हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य तौर पर जब आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने 17 नाटकों का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। उसका हम एक छोटा सा आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डाल देंगे, जिससे कि आप इन 17 को देख लें। लेकिन अगर विस्तार से आपको देखना है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन कौन से अनुदित नाटक रहे हैं, कौन कौन से मौलिक नाटक रहे हैं और कौन से नाटक अपूर्ण रहे जिनको कि वो पूरा नहीं कर पाए। एक नाटक यहाँ पर दिया गया है दुर्लभ बंधु, ठीक है। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में अनुवाद करने का प्रयास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जरूर किया था, लेकिन ये भी अधूरा ही माना जाता है। बाद में आगे चलकर रामशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। और राधा कृष्ण दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था, हमारे जो सीरियस विद्यार्थी हैं, जो गंभीर अध्येता हैं, वो कमेंट्स कर जरूर बताएंगे कि क्या संबंध था। पहले मैं बता चुका हूं कई वीडियोज में और कई जगहों पे आप पढ़े भी होंगे, तो कमेंट्स जरूर करिएगा ताकि जो नए विद्यार्थी हैं वो भी आपके कमेंट्स को देखकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर किसी भी तथ्य के तरफ मैं संकेत भी करता हूं तो हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कमेंट्स करके उसको पूरा बता देते हैं कि इसका मतलब ये था। तो बहुत अच्छा लगता है, न सिर्फ हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि एक एकेडमिक माहौल को भी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी रखा अनुराज हिंदी एकेडमी। एकेडमिक के तौर पर हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। तो कमेंट्स इस चैनल पे मुझे लगता है कि कोई निरर्थक नहीं रहता है,
किसी न किसी उद्देश्य और दृष्टिकोण से विद्यार्थी करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखने का प्रयास किया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनसे कि हिंदी नाटकों की शुरुआत मानी जाती है विधिवत तरीके से, उन्होंने हिंदी नाटक में क्या योगदान किया, कितने मौलिक नाटक रहे, कितने अनुदित नाटक रहे और कौन कौन से नाटक अपूर्ण रहे। हिंदी नाटक लिखते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय और समाज का कितना प्रभाव रहा, कैसे प्रभावित होकर लिखे। जब हम इनकी रचनाओं को, खासतौर से नाटक को जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उन पर लाइन बाय लाइन बात करेंगे, तो ये लेक्चर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि उस जमाने में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग था तो स्वाधीनता भी उद्देश्य था और आर्थिक रूप से देश को कैसे मजबूत किया जाए, ये भी उस समय के साहित्यकारों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में था। तो उम्मीद है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से और उस समय के समय और समाज से, देश काल वातावरण से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे और आपको ये वीडियो लेक्चर देख के अच्छा लगा होगा कि रिवीजन भी हुआ होगा और कुछ नई चीजें भी आपको पता चली होंगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और इसी तरीके से लगातार जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, थंबनेल पर मत जाइए, क्योंकि मेरा कोई ये बिजनेस नहीं है, मेरी कोई टीम नहीं है कि मैं आकर्षक थंबनेल बना के आप सभी को डाइवर्ट करूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं विश्वसनीय कंटेंट आप सभी को प्रस्तुत करूं, जिससे कि अगर आप अपना कीमती समय यहां पर लगाएं तो आपको एक राहत महसूस हो, जिसको बोला जाता है कि हाँ, संतुष्टि हुई कि हमने कहीं कुछ पढ़ा है। बाकी पढ़ने के लिए तमाम प्लेटफॉर्म आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन उसमें से एक ये भी है जो कि आपके मनोबल को, आपकी तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान कर रहा होगा, आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा रहा होगा। इसी उम्मीद से मैं जुड़ा रहता हूं। तो कमेंट्स जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।